हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तीसरी बार दरवाजे की घंटी बोली तो विनोद ने मजबूरन आंखें खोली, घड़ी की ओर नजर डाली। सुबह के 8 बजे थे। क्या बात है, आज बीना ने जगाया भी नहीं और घंटी की आवाज पर दरवाजा भी नहीं खोला। आंखें मलता हुआ आधी नींद में वो दरवाजा खोलने चल दिया। रास्ते में 2-4 चीजों से टकराया और झुंझलाते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। सामने दूध वाला खड़ा था। नींद में ही दूध लेकर वो किचन की ओर चल दिया। बीना वहां भी नहीं थी। उसने जोर से आवाज दी, बीना। दूध गैस पर रखकर और गैस जलाकर वो पलटा तो बॉबी आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। शायद विनोद की आवाज से जाग गया था। क्या हुआ पापा, तुम्हारी मम्मी कहाँ? कहते कहते उसे झटका लगा। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई और उसे ऐसा लगा मानो वो किसी अन्य दुनिया से इस दुनिया में पटक दिया गया हो। बॉबी मासूमियत से विनोद को घूर रहा था। बीना है कहाँ अब? वो तो उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे ही क्या, वो तो सबको छोड़कर जा चुकी है। अब कभी वापस नहीं आएगी वो। उसे मरे तो कई महीने हो गए। विनोद ने सहमे हुए बॉबी को अपने पास चिपटा लिया। वह किसी तरह अपने दोनों बेटों के दिलों से बीना की याद को दूर रखना चाहता था। इसलिए बीना की मृत्यु के बाद से वो अपना दुख भूलकर उन दोनों का ध्यान बटाने का भरसक प्रयत्न करता आ रहा था और काफी हद तक कामयाब भी हुआ था इसमें। पर आज अचानक उसने फिर बीना को आवाज देकर बॉबी की यादों को कुरोध दिया था। बॉबी को मम्मी याद आ गई थी। शायद पिछली रात विनोद देर तक अपनी शादी का वीडियो देखते देखते सो गया था, इसीलिए सवेरे गफलत में यह गलती हो गई। बॉबी ने फिर घिसा पीटा सवाल कर दिया, पापा, मम्मी हम सबको अकेला छोड़कर भगवान के पास क्यों गई? बेटा, बताया ना, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। पापा, भगवान को मालूम नहीं कि मम्मी का एक छोटा बेटा भी है जो बहुत अच्छा बच्चा है और जो मम्मी को याद कर कर के रोएगा। बॉबी के आंसू निकल चुके थे। भगवान सब जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारा अब स्कूल जाने का समय हो गया है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। विनोद ने बात टालने का प्रयत्न किया। विनोद की चाल काम कर गई। बॉबी तुरंत बोला, अरे हाँ पापा, आज तो मेरी कराटे की क्लास है। कराटे वाली ड्रेस लेकर जाना है। चिंटू बड़ा था। बीना की मृत्यु के बाद से ही वह गुमसुम तो अवश्य हुआ, पर ऐसा लगता था मानो रातों रात ही वो अपनी उम्र से कई वर्ष बड़ा हो गया हो। पापा के काम में हाथ बटाना, बॉबी को तैयार करना आदि कार्य उसने स्वयं ही अपने हाथ में ले लिए थे। माँ के विषय में वो कभी भी अपने पापा से नहीं पूछता था। वो जानता था कि ऐसा करने से उसके पापा को बुरा लगेगा। बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर का सूनापन विनोद को काटने लगा। गुजरे कुछ महीनों में उसके जीवन में जो तूफान आया था उसका शोर उसके कानों में पुनः गूंजने लगा। बीना को हल्का सा बुखार हुआ था। रात में ही डॉक्टर ने दवा भी दे दी थी, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सवेरा होते होते बीना ने संसार छोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना था कि डेंगू था और गलत दवा चली गई। विनोद बिल्कुल गुमसा हो गया। चिंटू ने तो अपने आप को संभाल लिया, पर बॉबी को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो था भी बहुत छोटा। अपनी दादी की गोद में घुसा हुआ वो बस रोए ही जा रहा था। भगवान जी, मेरी माँ वापस कर दो। आनंद फानन में सारे दोस्त रिश्तेदार आज इकट्ठे हो गए। सबकी जुबां पर एक ही बात थी, कितनी कम उम्र में बुला लिया ऊपर वाले ने। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे बिन माँ के? और फिर विनोद का भी तो सोचो, इतनी पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजारेगा अकेले? उसकी भी तो अभी कोई उम्र नहीं है। 37 साल की उम्र भी कोई उम्र है। रिश्तेदारों की बातें विनोद के दिल में सुकून की जगह चुभन अधिक पैदा कर रही थी। उसका मन होता था कि सब लोग चले जाएं, उसे अकेला छोड़ दें, जिससे वो अकेले में फूट फूट कर रो सके। पिछले चंद महीनों में उसने जाना कि वास्तव में पत्नी के ना होने से आदमी कितना टूट जाता है। कितनी सादी सी कहावत है कि घर तो घरवाली से ही होता है, पर उसका अर्थ समझ में तब आता है जब घरवाली नहीं होती है। बीना के जाने के बाद से विनोद स्वयं को अधूरा महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर सदा से बनी मुस्कान का रूखापन उसके मिलने वालों को झलकने लगा था। उसके मजाकों का खोखलापन भी किसी से छुपा ना था।
धीरे धीरे उसे सूनेपन और बीना की यादों के सहारे जीने की आदत सी पड़ने लगी। इस तरह से अंदर ही अंदर घुलने में उसे आनंद आने लगा। उसके माँ बाप से उसकी ये हालत देखी ना गई। उन्हें लगा कि यदि विनोद ऐसी ही हालत में कुछ और दिन रहा तो अवश्य ही बीमार पड़ जाएगा। बहुत सोचने पर उनको यह लगा कि विनोद की दूसरी शादी ही इसका हल है। विनोद को जीवन साथी मिल जाएगा और बच्चों को एक माँ। अब प्रश्न यह था कि विनोद से कहे कौन? उनके कहने से तो वह मानेगा नहीं, शायद नाराज ही हो जाए। आखिर इसका जिम्मा उन्होंने प्रेम को दिया। प्रेम जो विनोद के बचपन का दोस्त था और उसी शहर में रहता था, अक्सर विनोद के घर आता रहता था। एक दिन दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो प्रेम ने बात छेड़ दी। यार विनोद, एक बात कहूं, तू बुरा तो नहीं मानेगा? विनोद मुस्कुराया। अरे यार, ये तो कोई बात ना हुई। पहले बुरा ना मानने का लाइसेंस ले लिया और फिर ऐसी बात कह दी जो बुरी लगने वाली हो। देख भाई, मैं तुझे कोई लाइसेंस देने वाला नहीं। अगर बुरी लगने वाली बात होगी तो मैं बुरा मानूंगा। ये कहकर विनोद ने जोरदार ठहाका लगाया। ठीक है, अगर तुझे बुरी भी लगे तो तू मुझे यही बुरा भला कहकर दिल साफ कर लेना, पर अपनी दोस्ती के बीच दरार ना आने देना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बोल, ऐसी क्या बात कहने जा रहा है तू? विनोद संजीदा होकर बोला। भाभी के जाने का हम सबको अफसोस है, परंतु जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। भगवान को वो अधिक प्रिय थी, सो उन्होंने उन्हें अपने पास बुला लिया। पर भगवान ने जिन लोगों को धरती पर छोड़ा है उनके लिए भी जीने के लिए कुछ वसूल बनाए हैं। उसने इंसान को ऐसा बनाया है कि मर्द औरत पर और औरत मर्द पर आश्रित रहे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे वो शारीरिक आवश्यकता हो या मानसिक। कई बार अकेले में तुझे एक ऐसी साथी की कमी खली होगी जिससे तू जी हल्का करने के लिए दिल की बात कह सके। ऐसी बात जो तू ना तो किसी बहुत निकट के दोस्त से और ना ही अंकल आंटी से कह सकता हो। तू कहना क्या चाहता है? इतना लंबा भाषण देने के बजाय सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आता? विनोद ने बीच में ही टोका। वही तो करने जा रहा हूँ। तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अभी तो तू इस शहर में है, अंकल आंटी बच्चों को देख लेते हैं। कल को दूसरे शहर में तबादला हो गया तो कौन देखेगा बच्चों को? और अगर बच्चों को यही छोड़कर जाता है तो तू तो अकेला घुट घुट कर मर जाएगा। पागल हो गया है क्या? इस बुढ़ापे में शादी करूंगा मैं? इतने बड़े बड़े बच्चों के लिए नई मम्मी लाऊंगा? जरूरत बच्चों से अधिक तुझे है। बच्चे तो बड़े हो रहे हैं और अभी और भी बड़े होते जाएंगे। स्कूल से कॉलेज, फिर नौकरी और फिर उनकी शादी और उनका परिवार। ये सब होते होते वक्त का पता भी नहीं चलेगा और तब तू और भी अकेला हो जाएगा। अभी तो तेरी उम्र भी कुछ नहीं है। उस समय क्या 55-60 साल की उम्र में जीवन साथी ढूंढेगा? मेरी बात को बहुत शांति से सोच और फिर बोल। विनोद किसी अनुशासित बच्चे की भांति वास्तव में शांत हो गया। दूसरी शादी के लिए कुछ लोगों ने उससे कई बार दबी जुबान से कहा था, पर बीना की जगह किसी और को देना उसे ऐसा लगता था जैसे वह बीना के साथ धोखा कर रहा हो। पर प्रेम ने तर्क ऐसा रखा था कि विनोद उसकी बात से प्रभावित होने लगा था। बोल, क्या कहता है? प्रेम ने आतुरता दिखाई। यार मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। चलो एक बार को यह मान भी लिया जाए कि दूसरी शादी मेरे लिए आवश्यक है, पर क्या नई पत्नी बच्चों का ठीक तरह से ध्यान रख पाएगी? क्या वह वही प्यार दे पाएगी जो उन्हें बीना से मिलता था? अगर कोई गलत लड़की घर में नई माँ बनकर आ गई और उसकी बच्चों से नहीं निभी तो इस उम्र में मैं यह तनाव पालने के लिए बिल्कुल तैयार ना हूँ। इससे तो जितनी परेशानी अभी है वही भली। अरे यार, लड़की देख समझ कर जानी पहचानी लाई जाएगी। ऐसे ही आंख बंद करके थोड़े ही ले आएंगे। तू हाँ तो कर। विनोद ने कुछ दिन सोचा, आगा पीछे देखकर एक दिन प्रेम को अपनी स्वीकृति दे दी। प्रेम ने एक खुशखबरी उसके माँ बाप को भी दे दी। दोनों की तो खुशी का पारावार ही न था। रात भर दोनों बुढ़े बुढ़िया ख्याली पुलाव बनाते रहे। लड़की कैसी होनी चाहिए, जात बिरादरी देखनी है या किसी भी जात में शादी की जाए? शादी आर्य समाज रीत से होगी या कोर्ट में? सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाए या कुछ गिने चुने ही बुलाए जाएं? बीना के परिवार से राय लेना ठीक रहेगा अथवा नहीं? दोनों की बूढ़ी आंखों में नींद की जगह खुशी की चमक ने ले ली। उधर विनोद इस विषय में और अधिक सोचने लगा। जिस किसी भी पहलू से वह इस विषय पर सोचता
उसे अपना दूसरा विवाह तर्कसंगत लगने लगता। बच्चों को मां मिल जाएगी और उसे अपना अधूरा जीवन पूरा करने के लिए एक जीवन साथी। बच्चे यदि प्रसन्न रहने लगेंगे तो शायद उसका यह भ्रम कि वह बीना के साथ धोखा कर रहा है गलत साबित होगा। जैसे जैसे वह अपने दूसरे विवाह के विषय में अधिक सोचता, उसका मन हल्का होने लगता। एक अनजान जीवन साथी के साथ बाकी का जीवन व्यतीत करने की आशा और बच्चों की वापिस आई खुशियां उसको अधीर बनाने लगी। वह उस दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा कि कब उसके जीवन में कोई सुयोग्य साथी पदार्पण करे और उन तीनों के जीवन में फिर से रस घोल दे। बस एक ही भय उसे खाता था कि कहीं कोई गलत लड़की उनके जीवन में ना जाए। एक शाम प्रेम बरामदे में बैठा था और विनोद की मां बगल में बैठी सब्जी काट रही थी। सामने लॉन में दोनों छोटे बच्चे और रीमा खेल रहे थे। प्रेम ने बात छेड़ी, आंटी, दोनों बच्चे खास तौर से बॉबी रीमा के साथ बहुत घुल मिल गए हैं। हाँ बेटा, रीमा बिन माँ बाप की लड़की है। अपने दूर के रिश्ते के चचेरे भाई के साथ बगल में रहने आई है अभी कुछ महीने पहले, और कोई नहीं है इसका। भाभी से अधिक पड़ती नहीं है, पर क्या करे, कहीं और रह भी नहीं सकती। दिन भर मेरे यहाँ ही बनी रहती है। अब तो इतना घुल मिल गई है कि पूछो मत। बीना के जाने के बाद से घर का सारा काम अब यही संभाल लेती है। चिंटू और बाबी की तो यह बिल्कुल दोस्त बन गई है। वे लोग तो इसे अपने बराबर का ही समझते हैं। इसकी कंजी आंखों की वजह से इसे बिल्ली बुलाते हैं। बिल्कुल बुरा नहीं मानती। मैंने मना भी किया कि इतना मत करीबा हम लोगों के, कल को ब्याह के चली जाएगी तो हमें बहुत सूना लगेगा। तो हंसती है और कहती है कि मेरी शादी बॉबी से कर दो तो तुम्हारे पास ही रहूंगी। इतनी उम्र हो गई पर बेचारे की शादी भी नहीं हो रही, और हो भी कैसे। इसकी भाभी को तो मुफ्त की नौकरानी मिली है, इसलिए इसके भाई को इसकी शादी की बात ही नहीं करने देती। आंटी, हमेशा के लिए ही क्यों नहीं बुला लेती इसको अपने घर। अरे इसके भाभी और भैया इसको कहाँ छोड़ते हैं। इतनी सी देर भी हमारे घर रहती है तो इसे अपनी भाभी का प्रकोप झेलना पड़ता है, और ज्यादा वक्त गुजारेगी तो इसको भस्म ही कर देंगी। हम कानूनन बुला लेंगे, प्रेम ने राय दी। कानूनन कैसे? विनोद की पत्नी बना के, प्रेम ने हिम्मत करके बोल दिया। विनोद की माँ कुछ सोच में पड़ गई। प्रेम ने अपनी बात जारी रखी। देखो आंटी, इस समय हमें ऐसी लड़की चाहिए जो सीधी सादी हो, घर में सबसे घुल मिल जाए, और सबसे बड़ी बात, बच्चों को प्यार से रखे। मैं कई दिनों से रीमा पर नजर रखे था। मेरी कसौटी पर तो यह बिल्कुल खरी उतरती है, और अगर रीमा की तरफ से देखो तो इतनी अच्छी लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। वरना जैसा आप उसके भाई भाभी के बारे में बता रही हैं, वो तो इसकी जिंदगी बर्बाद ही कर देंगे। या तो इसको कुंवारी रखकर या किसी ऐसे वैसे लड़के के पल्ले बांधकर, बाकी जैसा आप लोग ठीक समझे। विनोद की माँ को प्रेम की बात जच गई। शाम को ही विनोद के पापा से बात हो गई। उन्होंने भी कहा कि हमें तो बस लड़की चाहिए, बाकी कुछ नहीं। रीमा के भाई भाभी तो बिना किसी खर्चे वाली शादी से बहुत खुश हुए। विनोद ने पहले तो ऐतराज किया कि रीमा और उसमें 7-8 वर्ष का अंतर है, पर फिर इस शर्त पर राजी हुआ कि वह पहले रीमा से बात करेगा। अगले दिन उसने रीमा से उसकी राय जानने की कोशिश की। देखो रीमा, मेरे घर वाले तुम्हारे भैया भाभी से हमारी तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, तुमको कोई ऐतराज तो नहीं? रीमा ने नजर झुका के कहा। आज तक किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरी भी कोई मर्जी हो सकती है, मैं भी कुछ चाह सकती हूँ। बचपन में ही माँ बाप नहीं रहे तो भैया के पास भेज दिया गया। भाभी जो बोलती हैं मैं वही करती रहती हूँ। मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि मेरी भी कोई मर्जी हो सकती है। आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे इसका भान कराया कि मेरी भी कोई मर्जी हो सकती है। मेरे लिए इतना ही काफी है, बाकी जो सबकी राय वही मेरी भी। वैसे मैंने कभी आपको इस नज़र से देखा ही नहीं, सो मैं क्या बोलूं। देखो रीमा, मेरी कहानी तुम्हें मालूम है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी मेरी पत्नी बन के आए वो चिंटू और बॉबी को अपने बच्चों की तरह रखे। बस तुमसे उन दोनों को बहुत लगाव है। मेरी तुमसे बस एक ही प्रार्थना है, उन दोनों को तुम हमेशा अपना बना के रखना। आपको भी मेरी कहानी मालूम है। मैं बस इतना जानती हूँ कि भैया भाभी की मर्जी चली तो
या तो मैं जिंदगी भर उनके घर का काम करती रहूंगी या वो मुझे किसी ऐसे वैसे के साथ बांध देंगे। आज तक जिसने जो खूंटा दिखा दिया मैं उससे बंध गई। आपने मेरी मर्जी पूछकर जो मुझे यह सम्मान दिया है उसके बदले आप मुझसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। वैसे भी इस घर में मुझे बहुत प्यार मिला है। चिंटू और बॉबी मुझे बहुत प्यारे हैं और हमेशा रहेंगे। आप निश्चिंत रहें। विनोद को रीमा के आश्वासन में सच्चाई दिखी और उसने हामी भर दी। शादी की तैयारियां होने लगी और उसी के साथ विनोद को अपने अंदर एक नया उत्साह महसूस होने लगा, क्योंकि उसके बच्चों के जीवन में फिर खुशियां आने वाली थी। परंतु होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। बॉबी ने घर में होती चहल पहल और तैयारियों के विषय में पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब उसे बताया गया कि उसकी नई माँ आने वाली है तो वह बिदक गया। नहीं, मेरी पुरानी माँ ही वापस आने वाली है। वो मुझे छोड़कर गई है, पर पापा से कह गई है कि वो जल्दी ही वापस आएगी अपने बॉबी के पास। ऐसा पापा ने मुझे बोला है। सारे घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर सब नाकाम। बॉबी टस से मस नहीं हुआ। विनोद को जब पता चला तो वह परेशान हो उठा। उसने दूसरी तरह से बॉबी को समझाने की ठानी। एक दिन वह दोनों बच्चों को घुमाने ले गया। तीनों लोग जगह जगह घूमे, खूब झूला झूले, तरह तरह की आइसक्रीम खाई, कई तरह के खिलौने खरीदे। जब विनोद को लगा कि बॉबी अब खूब खुश हो गया है तो एक पार्क में बैठकर उसने धीरे से बात छेड़ दी। रीमा तुम्हें कैसी लगती है? बॉबी भी मूड में आ चुका था। बोला बहुत अच्छी है मेरी बिल्ली, और मुझे पढ़ाती भी बहुत प्यार से है, बिल्कुल नहीं डांटती और मेरे साथ खूब खेलती भी है। अगर रीमा हमारे घर हमेशा के लिए रहने आ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत मजा आ जाएगा। पर वो आएंगी, हम उन्हें तुम्हारी मम्मी बनाकर लाएंगे। बॉबी ने अपनी पैनी नजर विनोद पर गड़ा दी और तुनक कर बोला नहीं, मेरी मम्मी की जगह कोई दूसरा नहीं आएगा। पर अभी तो तुम कह रहे थे कि वह बहुत अच्छी है, फिर क्या परेशानी है? बॉबी फिर तुनक कर बोला बस कह दिया ना, इसके आगे कोई बात नहीं होगी। विनोद ने आखिरी बार पूछा आखिर कोई तो कारण होगा? बॉबी ने बड़े बूढ़ों की तरह कहा सौतेली माँ सौतेली ही होती है। विनोद चौंका, ऐसा किसने कहा तुमसे? किसी एक ने थोड़ी ही कहा है। 24 नंबर वाली आंटी ने कहा, स्कूल में बिट्टू मौली किक्की ने कहा, स्कूल बस के कंडक्टर अंकल ने कहा, शोभा दीदी ने कहा, बिट्टर मौसी ने भी ऐसा ही कहा। सबने कहा था कि सौतेली माँ डायन होती है, उसे घर में घुसने मत देना, वो तुम्हें और भैया को खा जाएगी और पापा को लेकर कहीं दूर उड़ जाएगी। विनोद समझ गया कि बॉबी के कानों में जहर भर कर समाज अपना दायित्व पूरा कर चुका है। हमारे आसपास के लोग ही ये समाज बनाते हैं और बजाय मलहम के दूसरों के घाव में तेजाब डाल डाल कर मजा लेते हैं। क्या लाभ हुआ इन लोगों को बॉबी के कच्चे दिमाग में इतना जहर घोलने में? पर क्या किया जाए, आज के समाज की दिवाली तो पड़ोसी की अटरिया में आग लगाकर ही होती है। बात संभालने की गरज से उसने बॉबी को समझाया बेटा वो लोग गलत बोलते हैं। बॉबी कहाँ मानने वाला था, इतने सारे लोग झूठ थोड़े ही बोलेंगे। हिना दीदी ने तो मुझे सौतेली माँ की बहुत डरावनी कहानी सुनाई थी। ना बाबा, मैं नहीं आने दूंगा सौतेली माँ को। और फिर मम्मी भी तो आकर लड़ेंगी मुझसे कि मैंने उनके पीछे किसी और को मम्मी कैसे बना लिया। विनोद निरुत्तर हो गया। उसने सहायता के लिए चिंटू की ओर देखा, पर वह बेचारा ना तो इतना छोटा था कि पूरी बात उसकी समझ के बाहर होती और ना ही इतना बड़ा था कि बॉबी की दलीलों का अकाट्य जवाब दे पाता। बस टुकुर टुकुर दोनों को निहारता रहा। बॉबी की जिद के आगे किसी की ना चली। विनोद की शादी की बात कैंसिल हो गई। उसके दिल में जो आशा की किरण जगी थी वो एक झटके में ही लुप्त हो गई। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, 3-4 महीने भी गुजर गए। तीनों की जिंदगी में आया वह शून्य वैसे ही बना रहा और तीनों ने जैसे उस शून्य के साथ जीना भी सीख लिया। बॉबी को भी अब आभास होने लगा था कि उसकी माँ वापस आने वाली नहीं, क्योंकि वह किसी ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। मम्मी के बिना भी वह अपने काम स्वयं करना सीख गया था। उसे मम्मी की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई थी। इस बीच विनोद के तबादले के ऑर्डर आ गए। सब परेशान हो गए। सवाल यह उठा कि विनोद बच्चों को साथ ले जाए या माँ बाप के पास छोड़ जाए।
जवाब इतना आसान नहीं था। साथ ले जाने का मतलब था उनकी देखरेख कौन करेगा, और उससे भी बड़ी परेशानी यह है कि दोनों का स्कूल बदलेगा तो पढ़ाई में बाधा पड़ेगी, और ऐसा हर तबादले के साथ होगा। इसका हल सुझाया दीनू बाबू ने। दीनू बाबू विनोद के करीबी थे, उम्र में काफी बड़े थे, पर विनोद उनको अपना बड़ा भाई मानता था। पत्नी का काफी पहले देहांत हो चुका था। उनके दोनों बच्चे अपनी अपनी नौकरी के कारण मुंबई में रहते थे। दीनू बाबू अकेले थे। चिंटू और बॉबी से उन्हें बचपन से ही लगाव था। उन्होंने विनोद को समझाया कि कुछ ही वर्षों में चिंटू को उच्च शिक्षा के लिए उनके शहर में जाना ही होगा, तो अभी से ही क्यों नहीं। चिंटू होगा तो बॉबी भी उसके साथ रह लेगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अच्छा रहेगा, और दीनू बाबू के घर का सूनापन खत्म हो जाएगा और उन्हें बुढ़ापे के लिए सहारा भी मिल जाएगा। चिंटू और बॉबी के रहने का प्रबंध विनोद ने दीनू बाबू के घर में करा दिया। वहां जाने पर बॉबी को बड़ा अच्छा लगा। नई नई जगह, नए नए लोग, नए नए दोस्त। दीनू अंकल भी बहुत अच्छे थे, बात बात पर टोकते ना थे। साइकिल से अकेले बाजार भी जाने देते थे। घर पर नौकर खाना बनाता था, जो बॉबी कहता था वही खाना बनता था। खाली समय में दीनू अंकल बॉबी के साथ कैरम, ताश, शतरंज वगैरह खेलते थे। दीनू अंकल उसके होमवर्क में उसकी सहायता करते थे और बदले में बॉबी उनको एंड्रॉयड फोन चलाना सिखाता था। दीनू बाबू बॉबी का इतना ख्याल रखते थे कि बॉबी उनको बहुत चाहने लगा था। एक शाम को बॉबी जब खेलकर घर लौटा तो अंकल कमरे में अंधेरा किया बैठे थे। बॉबी ने लाइट जलाई तो उसे लगा कि अंकल बहुत उदास थे। बॉबी ने अंकल को कुरेदा। पहले तो वो कुछ ना बोले, पर बहुत जिद करने पर और शायद अपना मन हल्का करने के लिए उन्होंने बॉबी को बताया कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिवाली की छुट्टियों में अपने पास बुलाया था, पर वो नहीं आ रहे हैं। लिखा था कि उनके बच्चे महाबलेश्वर जाने की जिद कर रहे हैं, इसलिए अब वह लोग शायद गर्मियों की छुट्टियों में आएंगे। बॉबी ने उन्हें दिलासा दिया, कोई बात नहीं अंकल, गर्मी की छुट्टियों में 5-6 महीने ही तो रह गए हैं, थोड़ा इंतजार ही सही, वही तो कर रहा हूँ। पिछले 7 साल से ये लोग यही लिखते आ रहे हैं, पर आता कोई नहीं। तो आप क्यों नहीं चले जाते मुंबई? कैसे जाऊं? वो लोग कहते हैं कि उनके फ्लैट बहुत छोटे हैं, मुझे उनके साथ रहने में दिक्कत होगी। मेरी तो आंखें तरस गई उन लोगों को देखे हुए। बॉबी को अंकल पर तरस आया। अंकल बोलते जा रहे थे जैसे दिल की भड़ास निकाल रहे हों। तेरे आने से पहले मैं किसी से बात करने को भी तरस जाता था। कितनी देर अखबार पढूं या कितनी देर टीवी देखूं? कोई अपना भी तो होना चाहिए जिससे दिल की बात कर सकूं। एक प्याली चाय बना के खुद ही पी लेता हूँ। सर में दर्द होता है तो अपने हाथों से ही दबा लेता हूँ। बुखार होता है तो कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं। हर पड़ोसी काम धंधे वाला या परिवार वाला है, उसको मेरे लिए फुर्सत थोड़ी ही है। किसी से थोड़ी देर बात करने लगता हूँ तो वह किसी जरूरी काम का बहाना करके निकल लेता है। बॉबी ने बात का रुख बदलने का प्रयत्न किया। छोड़िए अंकल, अब तो मैं तो हूं ना यहाँ, आप मुझसे बातें करिए और मेरे साथ खेलिए। मैं आपकी उम्र का तो नहीं हूँ, पर मुझे आप अपने बुढ़ापे का फ्रेंड समझिए। अंकल इस मासूमियत पर अपनी हंसी ना रोक पाए। अंकल शतरंज का बोर्ड लाने गए तो उनके नीचे दबा हुआ एल्बम बॉबी को दिखाई पड़ गया। उसके आने से पहले शायद अंकल वही एल्बम देख रहे थे। उसने खोल के देखा तो वो अंकल की शादी का एल्बम था। बॉबी पन्ने पलटते हुए एक एक फोटो देखने लगा। उसे पता ही ना चला कब अंकल आकर उसके पीछे खड़े हो गए थे। यह तेरी आंटी थी बेटा। अंकल की आवाज ने बॉबी को चौंका दिया। बॉबी के हाथ से एल्बम लेकर अंकल जैसे अतीत में खो गए और खुद से बातें करने लगे। कितनी अच्छी लगती थी ना, जानते हो, जब ये मुझे छोड़कर गई थी तो मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे थे। मैंने इनको बाप और माँ बनकर पाला। इनकी वजह से दूसरी शादी नहीं की। शतरंज का बोर्ड खेलकर उस पर मोहरे लगाते लगाते हुए बोले, जब उनको सहाय की जरूरत थी मैंने वह जरूरत पूरी की, पर आज मुझे सहारे की जरूरत है तो उनके फ्लैट बहुत छोटे हो गए। अब ये मुझे यहाँ पटक कर मुंबई में रह रहे हैं। ये भी नहीं सोचते कि बुढ़ा अकेला पड़ा होगा। जब ये लोग छोटे थे तो क्या मैं इन लोगों से कह सकता था कि
मेरा घर छोटा है, तुम लोग कोई और इंतजाम कर लो। पर आज उनके फ्लैट से छोटे उनके दिल हो गए हैं। अपना चश्मा लाने दीनू बाबू अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ते बढ़ते बोले, बुढ़ापे की सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन होता है बेटा। बॉबी को उनके बेटों पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में ही बड़बड़ाया, औलाद अपने मतलब के लिए कितना गिर सकती है भैया। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर अंकल उन लोगों के साथ रह लेंगे। थोड़ा बहुत तो एडजस्ट किया ही जा सकता है। खुद तो दोनों वहां मुंबई में रह रहे हैं और अपने पापा को अकेला छोड़ा हुआ है। उनके भले के लिए अंकल ने शादी नहीं की और अब जब उनको एक साथी की आवश्यकता है तो उनका सहारा भी नहीं बनना चाहते। सेल्फिश पिक्स यही कहा जा सकता है उन लोगों के लिए। हम दोनों भाई तो अपने पापा का कितना ध्यान रखते हैं, है ना भैया। चिंटू ने धीरे से कहा, हम दोनों भाइयों ने भी तो अकेला छोड़ दिया है अपने पापा को। बॉबी ने झट सफाई दी, पर वो तो पढ़ाई की वजह से मजबूरी में। चिंटू ने अगली दलील दी, तो क्या हुआ, कल को मजबूरी का नाम नौकरी या छोटा फ्लैट हो जाएगा। तूने भी तो पापा को दूसरी शादी करने से रोका था। हमारे पापा भी इसी तरह बुढ़ापे में किसी संगी साथी के लिए तड़पेंगे और तब कोई बॉबी तेरी ही तरह हम दोनों को गालियां देगा। बॉबी को इतने खुले आक्रमण की आशा नहीं थी। उसे जबरदस्त झटका लगा और साथ ही आश्चर्य भी हुआ। भैया इतने समय से यह बात दिल में ही रखे थे। वह बोला, पर भैया सब लोगों ने कहा था सौतेली माँ अच्छी नहीं होती। यह दुनिया वाले कुछ भी बोल के गायब हो जाते हैं। उन्हें तो बस हम लोगों को तमाशा बना के मजा लेना है। आज कौन सा बंदा उन लोगों में से दीनू अंकल का साथ दे रहा है। मुझे पक्का भरोसा है कि इसी समाज ने दीनू अंकल के बेटों के भी बचपन में कान भरे होंगे। तुझको दूसरी माँ के नाम से भड़काने वाले अब कहाँ है। कोई झांकने भी नहीं आया कि हम लोग कैसे जी रहे हैं या मर रहे हैं। बॉबी बहुत ध्यान से चिंटू की बात सुन रहा था। चिंटू चला गया मगर बॉबी सोच में गुमसुम वहीं बहुत देर बैठा रह गया। फोन की घंटी से उसका ध्यान टूटा। हेलो, कैसे हो बॉबी। फोन विनोद का था। दोनों ओर के हालचाल का आदान प्रदान होने के बाद विनोद बोला, रीमा भी यही खड़ी है, तुमसे बात करना चाहती है। फोन पर रीमा की आवाज आई, हेलो बॉबी, मैं तुम्हारी बिल्ली बोल रही हूँ। बॉबी की पकड़ फोन पर और मजबूत हो गई। क्षण मात्र में बॉबी ने एक निर्णय लिया और अपने रूंधे गले पर काबू पाते हुए बोला, बिल्ली तू मेरी माँ बनेगी। उधर सन्नाटा छा गया। फिर विनोद की आवाज आई, बॉबी तुमने क्या कह दिया बेटे। तेरी बिल्ली तो फोन छोड़कर भाग गई। पापा अगले हफ्ते मैं भैया के साथ 2 दिन के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूँ। तब तक आप दोनों शादी की तैयारी कर लीजिए। मैं बिल्ली को बिल्ली कहते कहते तंग आ गया हूँ। मैं अब उसे मम्मी कहना चाहता हूँ। विनोद को अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ। बॉबी ने अपनी बात जारी रखी, और पापा हम सब लोग फिर मिलकर दिवाली यहीं दीनू अंकल के साथ मनाएंगे। बॉबी बहुत खुश था कि उसके इस एक निर्णय से ना जाने कितने लोगों को खुशियां मिलेंगी और फिर कोई बॉबी उन लोगों को सेल्फिश पिग नहीं बोलेगा। उधर दीनू बाबू विनोद का एसएमएस पढ़ रहे थे। धन्यवाद दादा, मुझे मालूम था आप ही इस गांठ को सुलझा सकते हैं। आप सही थे। बच्चों को एहसास कराने से ही वो समझेगा। और इसी तरह रीमा और विनोद की शादी हो गई। आज दिवाली का त्योहार था और सब लोग एक खुशियां बांटने के लिए दीनू बाबू के घर इकट्ठे हो गए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।